गुड आफ्टरनून 10th क्लास। तो हम चैप्टर का आज नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। बहुत ही ईजीएस्ट टॉपिक है, आप लोगों ने पहले भी इसे पढ़ा हुआ है। 10th में बस थोड़ा डिटेल्स में लिखना होता है इसको। अफॉरेस्टेशन टर्म को आप पहले भी जानते हैं। अफॉरेस्टेशन वो एरियाज़ जो बिल्कुल खाली पड़े हुए थे बहुत लंबे टाइम से, तो वहाँ पर हम कुछ प्लांट्स लगा दें जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाए, फॉरेस्ट उगाएं, या वो जो बर्न लैंड थी वो वेजिटेटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? रिफॉरेस्टेशन की कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर पहले कभी फॉरेस्ट हुआ करते थे, लेकिन किसी डिमांड की वजह से या किसी और वजह से उन्हें काट दिया गया, तो वहाँ पर हम दोबारा से फॉरेस्ट को लगाएं या ट्रीज़ को दोबारा से वहाँ पर उगाएं, तो उसे कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। सेपरेशन ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। आपको पता है कि कुछ प्लांट्स या ट्रीज़ ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको ना काटें तो उनके बिना काम नहीं चलता, जैसे हमारी पेपर मिल्स वगैरह हैं। तो हम ऐसे कमर्शियल प्लांट्स के लिए एक अलग से जगह अलॉट करें और वहाँ पर ऐसे प्लांट्स का प्रोटेक्शन करें। नेक्स्ट है आपका ग्रेजिंग। ग्रेजिंग क्या होता है कि जहाँ पर जानवर चरने के लिए जाते हैं, तो हम क्या करें कि उसमें एक रेगुलेशन लाएं कि किसी एक ही जगह पर बार बार वो वहाँ पर ग्रेजिंग के लिए ना जाए। दूसरा टॉपिक हमारा शुरू होता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी जगह से बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर से या लार्ज एरिया में से ट्रीज़ को हटा दिया जाए, उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, जिसके बहुत ही हार्म इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे आते हैं। सॉइल इरोजन, बहुत छोटी क्लास से आप लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारी ऊपर की सबसे फर्टाइल लेयर होती है, अगर वो रिमूव हो जाए, जो कि सबसे ज़्यादा कि उसके अंदर क्या मिक्स होता है, हमारा जो डिकम्पोज मैटर्स होते हैं वो उसके अंदर मिक्सड होते हैं, तो अगर वो ख़राब हो जाए या रिमूव हो जाए तो क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। डीसर्टिफिकेशन, अगर बहुत लंबे टाइम तक सॉइल रिमूवल रहेगा, सॉइल इरोजन रहेगा वहाँ पर, तो धीरे धीरे वो एरिया एकदम बरीन लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इतने ख़राब वहाँ की ज़मीन हो जाती है कि वहाँ पर फिर कुछ भी नहीं उगता। सिंपल एक भाषा में कहें तो वो क्या हो जाता है, एक रेगिस्तान हो जाता है, बंजर भूमि हो जाती है, उसे हम डीसर्टिफिकेशन कहते हैं। फ्लड्स, इसके बारे में आप जानते हैं कि जब सीज़न आते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि जो कैपेसिटी होती है अब्जॉर्ब करने की लैंड की पानी को, वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से फुलफ़िल हो जाती है, तो लॉस ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या आ जाता है, वहाँ फ्लड्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत लॉस होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, सिंपल सी बात है, अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो फिर उसमें रहने वाले जानवर भी कैसे रहेंगे, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लाइमेटिक चेंजेस। क्लाइमेटिक चेंजेस में बच्चों देखो, आपको पता ही है कि प्लांट्स हमारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, इन्हीं की वजह से हमारे क्या बन रहे हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं, बारिश हो रही है। तो अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, और क्लाउड्स बनने कम हो जाएंगे, तो क्लाइमेटिक चेंज भी आना शुरू हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो हमारा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, उससे रिलेटेड कुछ अवार्ड्स भी हैं, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड सबसे ज़्यादा फेमस है, जो किसकी मेमोरी में दिया जाता है, अमृता देवी की मेमोरी में दिया जाता है। इन्होंने खेजड़ी ट्री को बचाने के लिए एक अपना आंदोलन चलाया था, जिसमें लगभग 363 पीपल्स और भी थे जो इनके साथ उन पेड़ों को बचाते बचाते मर गए थे। कहाँ पर था ये खेजड़ी ट्री, खेजड़ी गांव कहाँ पर था, या जोधपुर, राजस्थान। ठीक है। चिपको आंदोलन दूसरा था एक, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा थे, जो इसके सबसे बड़े मेन जो नेता रहे हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। 1970s में चिपको आंदोलन चला था। इसमें क्या किया था कि पीपल्स वहाँ के लोगों को अननेसेसरी डिफॉरेस्टेशन करने से रोक रहे थे। तो जब वहाँ के जो मैंस वगैरह थे वो बाहर चले जाते थे, तो पीछे से एक्समैन जो थे वो उन जंगलों को काटने के लिए आ गए। तो वहाँ की जो लेडीज़ थी, उन्होंने उन ट्रीज़ को हग कर लिया था, उनके चारों तरफ उन्होंने एक सर्कल बना लिया था कि पेड़ों को काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने चिपक करके पेड़ों को बचाया था, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, चिपको मूवमेंट। ठीक है। अब ये देखिए 3 R's भी आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, टू सेव द एनवायरनमेंट। ठीक है। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़, बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपने पहले से ही पढ़े हुए हैं, बहुत इजी चैप्टर है ये। फिर आपका आ जाता है वाटर एज ए रिसोर्स। आपको पता ही है कि पानी नहीं है तो पानी के बिना कुछ भी नहीं है। हम लाइफ फॉर्म्स की कल्पना भी नहीं कर सकते कि पानी के बिना हमारी लाइफ हो सकती है। अब वो लाइफ जो फेलियर हो जाता है
कि कहीं कहीं ऐसी जगह आती है बहुत ज़्यादा स्कार सिटी है, वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है पानी की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वेजिटेशन का लॉस हो गया है, कवर्स नहीं है वहाँ पर, उसी वजह से वहाँ पर बारिश होनी कम हो गई है। वहाँ पर कुछ ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं जो जिन्हें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री हो गई है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है, अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर कम बारिश हो रही है, तो ऐसी एरिया जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा स्कार सिटी में चले जाता है। तो हमें इरिगेशन मेथड्स लाइक डैम्स टैंक शुड बी यूज फॉर वेरियस पार्ट इन इंडिया, ठीक है। ये कुछ इरिगेशन मेथड्स हैं जिसमें आज हमने डैम की एडवांटेजेस को डिस्कस किया है, ठीक है। डैम आपको पता ही है कि एक नेटवर्क होता है कैनल्स का, ठीक है, वहाँ पर पूरे साल सप्लाई की जाती है कि जो क्रॉप्स उस एरिया में उगेंगी वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए पानी वो देते हैं, ठीक है। वाटर फ्रॉम डैम सप्लाई टू द पीपल टाउन एंड सिटीज़ थ्रू पाइपलाइंस के थ्रू भेजा जाता है ये पानी उनको। दिस वे द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इंश्योर कंटिन्यूस वाटर सप्लाई इन द रीजन, इसीलिए उससे इंश्योर हो जाता है कि पूरे साल भर उन्हें पानी मिलता है। द फेलिंग वाटर, और ये आपको पता ही है कि वहाँ पे टर्बाइंस चलते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करता है। आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा काम मैम ने आज ही दे दिया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स को डिस्कस करेंगे।